तो एनाफेज आपको समझ में आ गया होगा कि क्रोमोसोम की स्प्लिटिंग हो गई और हर क्रोमोसोम दो पार्ट में डिवाइड हो गया। जितने भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे उसके डबल हो गए। जैसे यहाँ अगर देखें डायग्राम में कितने क्रोमोसोम थे, 1 2 3 4 5 क्रोमोसोम थे, और यहाँ कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्रोमोसोम हो गए। नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो जाएगा, जितना भी क्रोमोसोम रहेगा उसका डबल हो जाएगा। यहां पर हर क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड थे, दो दो क्रोमेटिड थे सभी में, लेकिन यहां पर एक एक क्रोमेटिड हो गया। देखो वो दो दो बनाए थे, यहां पे एक एक हो गया, तो क्रोमेटिड सेपरेट आउट हो गए, सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड हो गया और नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ गए। अगर हम बोले यहाँ 10 मिलीग्राम, अगर यहाँ पर 10 मिलीग्राम अगर आपका डीएनए रहा होगा तो यहाँ कितना होगा, यहाँ भी 10 मिलीग्राम ही होगा, अमाउंट चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ 10 मिलीग्राम डीएनए रहा होगा तो यहाँ भी 10 मिलीग्राम डीएनए है, क्रोमोसोम का अमाउंट सेम है, बस नंबर डबल हो गया। यहाँ 46 रहे होंगे, यहाँ 46 का डबल कर लो, जितना भी आता है 92 क्रोमोसोम हो जाएंगे। तो आपके शरीर में नंबर ऑफ क्रोमोसोम किस स्टेज में बढ़ते हैं आपसे पूछा जाए, एनाफेज में। और अमाउंट ऑफ डीएनए कब बढ़ता था, तो आपका एस फेज अक्रो, डिवीजन, सेल डिवीजन होता था, रेप्लिकेशन होता था, सॉरी डीएनए का रेप्लिकेशन होता था, सिंथेसिस होती थी। तो डीएनए का अमाउंट, क्रोमोसोम का अमाउंट कहां डबल होता है, एस फेज में, और नंबर कहां डबल होता है, एनाफेज में। इतनी सी बात रखना, एनाफेज में अमाउंट ऑफ डीएनए विल बी सेम, ओनली द नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी डबल। एनाफेज क्लियर हो गया। यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म की वजह से क्रोमोसोम का स्प्लिटिंग हुई, पुलिंग पुशिंग मैकेनिज्म। पुलिंग मैकेनिज्म किसने सेलेक्ट किया, क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर ने पुलिंग मैकेनिज्म की, इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर ने पुशिंग मैकेनिज्म जनरेट की। और इस पुलिंग पुशिंग मैकेनिज्म में कितना एनर्जी खर्च हुआ, 30 एटीपी खर्च हुआ, और इसके बाद क्रोमोसोम की स्प्लिट हो गई, आधे क्रोमोसोम ऊपर चले गए, आधे क्रोमोसोम नीचे की ओर आ गए, दो अपोजिट पोल की ओर मूव कर गए। और इस तरह आपको इस फेज को बोलते हैं आपका एनाफेज। एनाफेज के बाद नोट डाउन कर लिए, मिटा दें। एनाफेज के बाद अगला फेज जो आता है उसका नाम है टीलोफेज, लास्ट फेज है टीलोफेज। अब टीलोफेज के बारे में एक चीज बता देते हैं, एक लाइन पे आंसर देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, खत्म हो जाएगा। टीलोफेज का एक लाइन पे आंसर ये है कि टीलोफेज को रिवर्स प्रोफेज के नाम से जानते हैं। प्रोफेज में जो पढ़े थे उसको उल्टा करके लिख दो, बन गया टीलोफेज। किसी को प्रोफेज याद है, अगर याद है प्रोफेज तो उसको रिवर्स उल्टा करके लिखना, बन गया आपका फिर से प्रोफेज, बन आपका प्रोफेज को उल्टा कर दोगे प्रोफेज को तो बन जाएगा आपका टीलोफेज। बताओ क्या क्या पढ़े थे, प्रोफेज बताना जल्दी जल्दी, आप प्रोफेज बताओ, हम उल्टा करते जाते हैं। प्रोफेज में पहला पढ़े थे सेल ऑर्गेनल्स डिसअपियर, तो यहां क्या होंगे, सेल ऑर्गेनल्स रीअपियर, सेल ऑर्गेनल्स फिर से आ जाएंगे, सेल ऑर्गेनल्स फिर से आ जाएंगे, सेल ऑर्गेनल्स आ जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम, सारे सेल ऑर्गेनल्स दिखने लगेंगे। तो सेल ऑर्गेनल्स रीअपियर पहला काम। दूसरी घटना क्या हुई थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हुई थी, और यहां पर क्या होगी, फिर से न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन आ जाएगी, इधर भी आ जाएगी, इधर भी आ जाएगी, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन आना शुरू हो जाएगी, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन आ जाएगी, न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन आ जाएगी, तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन रीअपियर हो जाएगी। इसका क्या होगा, एस्ट्रल रे का, एस्ट्रल रे गायब हो जाएगी, स्पिंडल फाइबर गायब हो जाएंगे, जो आए थे वो चले जाएंगे, जो चले गए थे वो आ जाएंगे। तो वहां पे एस्ट्रल रे आई थी, यहां एस्ट्रल रे जाएगी, स्पिंडल फाइबर डिसअपियर। क्रोमोसोम क्या बन जाएगा, क्रोमैटिन बन जाएगा, तो क्रोमोसोम कन्वर्ट इनटू द क्रोमैटिन, तो क्रोमोसोम बन जाएंगे फिर से क्रोमैटिन। न्यूक्लियोलस रीअपियर हो जाएगा, न्यूक्लियस वहां गायब हुआ था, यहां फिर से आ जाएगा। तो जितने भी स्टेप आपने पढ़े थे प्रोफेज को, उसको उल्टा कर दो तो बन जाएगा आपका टीलोफेज। ये डायग्राम है आपका टीलोफेज का। बस डिफरेंस कितना है प्रोफेज और टीलोफेज में, प्रोफेज में सिर्फ एक न्यूक्लियस बना था और टीलोफेज में दो न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस ऊपर और एक न्यूक्लियस नीचे, दो न्यूक्लियस बन गए। ये एक न्यूक्लियस बन गया, ये दूसरा न्यूक्लियस बन गया, दो न्यूक्लियस बन गए। कैसे बने, स्पिंडल फाइबर आपके गायब हो गए, एस्ट्रल रे गायब हो गई, ठीक है, आपके क्रोमोसोम कन्वर्ट हो गए क्रोमैटिन में, और न्यूक्लियस के अंदर मेम्ब्रेन आ गई, सेल ऑर्गेनल सारे रीअपियर हो गए, और इस तरह हो गया ये टीलोफेज। टीलोफेज के सिम्टम लिख के दिखाते हैं हम आपको।
टीलोफेज में क्या क्या होता है, कौन कौन से इवेंट होते हैं, जल्दी से लिखते हैं, सबको पता है। पहली घटना, सेल ऑर्गेनल्स रीअपियर, सेल ऑर्गेनल्स रीअपियर हो जाएंगे। दूसरी बात, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, फिर से आ जाएगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तीसरी बात, आपका न्यूक्लियोलस रीअपियर, न्यूक्लियोलस भी फिर से आ जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगी, न्यूक्लियोलस आ जाएगा, ये सब रीअपियर हो जाएंगे। ठीक है, तो रीअपियर, यहां पे पी छूट गया था, रीअपियर। और क्या चीज आ जाएगा, सेल ऑर्गेनल्स आ जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगी, न्यूक्लियोलस आ गया। क्रोमोसोम का क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम से क्रोमैटिन बन जाएगा, क्रोमोसोम फिर से क्या हो जाएगा, क्रोमैटिन बना लेगा। और क्रोमोसोम से क्रोमैटिन बनेंगे तो आज घटना को, क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बनने को कंडेंसेशन करे थे, इस घटना को कहेंगे डीकंडेंसेशन हो जाएगा, डीकंडेंसेशन, डीकंडेंसेशन हो जाएगा और क्रोमोसोम क्या बन जाएंगे, फिर से क्रोमैटिन बन जाएंगे। ठीक है, आपका एस्ट्रल रे वहां पे एपियर हुई थी, यहां पे एस्ट्रल रे क्या हो जाएगी, एस्ट्रल रे डिसएपियर हो जाएगी, एस्ट्रल रे गायब हो जाएगी। ठीक है, और क्या हो जाएगा, स्पिंडल फाइबर वहां पे एपियर हुए थे, यहां पर स्पिंडल फाइबर क्या हो जाएंगे, डिसएपियर हो जाएंगे। इस तरह के बहुत सारे इवेंट्स होंगे, जितने भी इवेंट्स आपके प्रोफेज में हुए थे उसका उल्टा होगा, इसलिए इस फेज को रिवर्स प्रोफेज के नाम से भी जानते हैं। टीलोफेज का दूसरा नाम है रिवर्स प्रोफेज के नाम से भी जानते हैं। तो रिवर्स प्रोफेज बोले या आपको टीलोफेज बोले, दोनों सेम है, याद रहेगा इतनी सी बात। तो स्पिंडल फाइबर और आपके एस्ट्रल रे एब्जॉर्ब हो जाएंगे साइटोप्लाज्म में, डिसअपियर होकर साइटोप्लाज्म के अंदर घुस जाएंगे, समा जाएंगे। और इस तरह एक न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस बन गए आप, यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूक्लियस डबल हो जाएगा, हर सेल में 2 न्यूक्लियस दिखाई देंगे और इस तरह की स्टेज को डाइकैरियोटिक स्टेज में दिखेगा। टीलोफेज में एक सेल में 2 न्यूक्लियस दिखाई देंगे। इतनी सी बात क्लियर रहेगी तो आपका यहाँ पर आपका वो खत्म हो गया, टीलोफेज भी खत्म हो गया। ये डायग्राम टीलोफेज का डायग्राम है, डायग्राम देखकर आप पहचानने लगना कि कौन से फेज का कौन सा डायग्राम है। और टीलोफेज भी आपका खत्म हो गया। तो आपको सारे फेज पढ़ लिए आपने, कौन कौन से, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इन चारों में कोई डिफरेंस, कोई कंफ्यूजन लग रहा है तो बताइए, और अगर नहीं है तो यहाँ पर टीलोफेज भी खत्म हो गया। अब बात करेंगे कि आपका पूरे चारों फेजों को एक साथ मिलाकर कहते थे कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। इस पूरी प्रोसेस के बाद एक न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस बन गए, डायग्राम में पता है आपको, 2 न्यूक्लियस बन गए। एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस हो गया, नंबर ऑफ न्यूक्लियस डबल हो गए। इसलिए इस पूरी प्रोसेस को प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज को एक साथ क्या बोलते हैं, आपका कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। अब कैरियोकाइनेसिस के बाद अगला स्टेप क्या होगा, अगला लास्ट स्टेप बचा अब साइटोकाइनेसिस होने का। साइटोकाइनेसिस पढ़ना है अब लास्ट, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा तो प्लांट में अलग ढंग से होता है और एनिमल में अलग ढंग से होता है साइटोकाइनेसिस। याद रखिएगा, प्लांट्स में साइटोकाइनेसिस का तरीका अलग है और एनिमल्स में साइटोकाइनेसिस का तरीका अलग है। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म दोनों में अलग अलग होता है। कहां पर होता है, साइटोकाइनेसिस कब शुरू होगा, तो याद रखना एक बात, इंपॉर्टेंट लाइन है कि साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होता है लेट एनाफेज में। एनाफेज के ठीक बाद, मतलब एनाफेज के बाद शुरू होता है आपका साइटोकाइनेसिस, वहीं से शुरू हो जाता है। मतलब जब टीलोफेज चल रहा होता है तब साइटोकाइनेसिस भी चल रही होती है, दोनों प्रोसेस साथ साथ चल रही होती है साइमल्टेनियसली। मतलब टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस साथ साथ चलता है। तो साइटोकाइनेसिस स्टार्ट कब होती है, लेट एनाफेज में ये स्टार्ट हो जाती है और होती रहती है और खत्म कब होती है, टीलोफेज के बाद खत्म होती है। तो आपके टीलोफेज के साथ साथ चलने वाली प्रोसेस है कौन सी, साइटोकाइनेसिस स्टार्ट इन द लेट एनाफेज में स्टार्ट होती है।
और प्लांट में अलग तरीके से होती है साइटोकाइनेसिस, एनिमल में अलग तरीके से होती है। पहले हम पढ़ने वाले हैं एनिमल्स में। एनिमल में साइटोकाइनेसिस होने के लिए क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन एंड फुर्रो का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है तरीका याद रखिएगा, एनिमल में अगर हम पढ़ते हैं इन एनिमल सेल, एनिमल की सेल में पढ़ेंगे तो सेल डिवीजन करने के लिए कौन सा तरीका है, कॉन्स्ट्रिक्शन होता है उसमें, कॉन्स्ट्रिक्शन एंड फुर्रो फॉर्मेशन, फुर्रो का फॉर्मेशन होता है और कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। ये दो तरीके के थ्रू, फुर्रो फॉर्मेशन और कॉन्स्ट्रिक्शन के थ्रू आपके उसमें क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। किसमें, एनिमल की सेल में। एनिमल की सेल में दो सेल डिवाइड होना है तो दो तरीके से होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन और फुर्रो फॉर्मेशन। इसके लिए क्या करेंगे, आपको पता है माइक्रोट्यूब्यूल माइक्रोफिलामेंट का नाम पढ़ाए थे आपको पहले सेल चैप्टर में। वो माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट कहां आकर इकट्ठे हो जाएंगे, सेल के मिड वाले भाग में। तो इसमें अगला लाइन पढ़ते हैं, जितने भी माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट अरेंज इन इक्वेटर। सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स और सारे माइक्रोफिलामेंट कहां का इकट्ठे हो जाएंगे, इक्वेटर में अरेंज जाएंगे। इक्वेटर मतलब बीचों बीच में आ जाएंगे और बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स माइक्रोफिलामेंट अरेंज जाएंगे, जैसे किस नाम से जाएंगे, मिड बॉडी के नाम से जाएंगे, नोन एज मिड बॉडी। मिड बॉडी के नाम से जानेंगे। तो आपसे कोई पूछे मिड बॉडी कब बनती है, एनिमल में बनती है प्लांट सेल में, तो मिड एनिमल सेल में बनती है। कब बनती है, साइटोकाइनेसिस के समय में। मिड बॉडी किस चीज से बनी होती है, मेनी माइक्रोट्यूब्यूल्स और मेनी माइक्रोफिलामेंट के मिलने से। बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स और बहुत सारे माइक्रोफिलामेंट जब आकर बीच में सेंटर में अरेंज हो जाएंगे तो उसे हम मिड बॉडी के नाम से जानेंगे। अब याद रखेंगे, कॉन्ट्रैक्शन अकर इन मिड बॉडी। मिड बॉडी में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस होगी, क्योंकि ये आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट में ट्यूबुलिन और एक्टिन नाम का प्रोटीन होता है और एक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर सकता है कि नहीं कर सकता, हाँ कर सकता है। इसलिए वहां पर कौन सी प्रोसेस होगी, कॉन्ट्रैक्शन नाम की प्रोसेस होगी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा और एक रिंग का फॉर्मेशन जाएगा, उसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग। तो इसकी वजह से क्या होगा, अब माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट ने क्या कर दिया, इन्होंने कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग का फॉर्मेशन कर देंगे। कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग फॉर्मेशन टेक प्लेस, एक रिंग बन जाएगी जिसका नाम होगा कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग। अभी डायग्राम से बता देंगे, सभी चीजों को समझा देंगे, पहले समझ लो क्या क्या हो रहा है। एक कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बन जाएगी और कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग क्यों बनी, माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग का फॉर्मेशन हो गया और इस कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग की वजह से फुर्रो का फॉर्मेशन होगा। कहां से कहां की ओर, आउटसाइड से इनसाइड की ओर होगा। अब क्या होगा, एक फुर्रो मतलब दरार पड़ने लगेगी, फुर्रो का फॉर्मेशन हो जाएगा। फुर्रो फॉर्मेशन टेक प्लेस, दरार पड़ने लगेगी, डिवाइड होने लगेगा और फुर्रो फॉर्मेशन कहां से किधर की ओर होगी। आपको देखो ये फुर्रो है, मेरे दो उंगलियों के बीच में दरार है जो उसे फुर्रो कहते हैं, दरार बनना। तो इस दरार बनने लगेगी, फुर्रो का फॉर्मेशन हो जाएगा फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, बाहर से अंदर की ओर, आउटसाइड टू इनसाइड, बाहर से अंदर की ओर होगा। याद रखना, डायरेक्शन पूछा जाता है कहां से कहां फुर्रो बनेगा एनिमल की सेल में, एनिमल की सेल में बाहर से शुरू होगा और अंदर की ओर आएगा। प्लांट की सेल में उल्टा होता है। तो बाहर से अंदर की ओर आएगा और अंदर की ओर आपका ये अंदर आता जाएगा और अंदर बाहर से अंदर की ओर आता इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देगा और इसलिए बाहर से अंदर की ओर आया, इसलिए इसको सेंट्रीपिटल ऑर्डर कहते हैं। कौन सा, सेंट्रीपिटल। रिपीट करते हैं, क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल के नाम से जानेंगे। सेंट्रीपिटल का मतलब सेंटर की ओर आ रहा है, बाहर से अंदर की ओर आ रहा है, सेंट्रीपिटल के नाम से जानेंगे। डरिए मत, डायग्राम से बताएंगे, समझ में आ जाएगा अगर आपको हार्ड लगा है तो। साइटोकाइनेसिस पढ़ रहे हैं, प्लांट में और एनिमल में अलग अलग तरह से होती है। पहले पढ़ा रहे हैं आपको एनिमल का, एक बार रिपीट करते हैं, डायग्राम से भी पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लो। तो पहली लाइन आपको क्या बताए, साइटोकाइनेसिस कैसे होती है, तो पहला चीज बताए, खत्म हो गई, इतना ही पढ़ना है। साइटोकाइनेसिस की जो प्रोसेस है वो प्लांट और एनिमल की सेल में अलग अलग तरीके से होती है। पहला लाइन,
एनिमल की सेल में या प्लांट की सेल में कब स्टार्ट होती है? लेट एनाफेज में स्टार्ट होती है। साइटोकाइनेसिस कहां से स्टार्ट होती है? एनाफेज के बाद, टीलोफेज के साथ, एनाफेज के बाद शुरू होती है और टीलोफेज के साथ साथ चलती रहती है। इन एनिमल सेल में किस प्रोसेस के थ्रू होता है? कॉन्स्ट्रिक्शन होता है और फुर्रो फॉर्मेशन होता है। दबाव बनेगा, कॉन्स्ट्रिक्शन होगा कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की वजह से, और उसकी वजह से फुर्रो बनेगी, और फुर्रो की वजह से दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी सेल, एक सेल से दो सेल बन जाएगी। इस कैसे कॉन्ट्रिक्शन होगा, कैसे फुर्रो का फॉर्मेशन होगा? उसके लिए क्या होंगे? माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट होते हैं सेल के अंदर, और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट आकर सेंटर में अरेंज हो जाएंगे बहुत सारे, और उन्हें हम मिड बॉडी के नाम से जानेंगे। इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होगा जिसका नाम है, इसमें होगा ट्यूबुलिन नाम का कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, और इसमें होगा एक्टिन नाम का कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, और ये एक दूसरे पे कॉन्ट्रैक्शन रिलेक्शन करेंगे और एक रिंग का फॉर्मेशन करेंगे। उस रिंग को बोलेंगे कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग, बना दिया इन्होंने। और कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग में एक दूसरे फिसलेंगे एक दूसरे के ऊपर, और इस कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग में फिसलने की वजह से आपका फुर्रो का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा, और फुर्रो किधर से किधर बढ़ेगी? बाहर से अंदर की ओर आएगी, आउटसाइड टू इनसाइड जाएगी, और इस पैटर्न को कहते हैं सेंट्रीपिटल मैनर में। इतनी बात आप पहले नोट डाउन कर लीजिए, इसी को अब हम एक एक करके समझाते हैं बनाकर डायग्राम में, डायग्रामेटिक समझाते हैं इसी बात को। समझाएं? थोड़ा सा मिटा दे इधर साइड का तो जगह बन जाएगी। इतने डायग्राम में बता देंगे। पहला स्टेप क्या होगा? सेल डिवीजन शुरू होगा कब? लेट एनाफेज से शुरू हो जाएगा। लेट एनाफेज से शुरू हो जाएगा और टीलोफेज तक होगा। देखेंगे एक न्यूक्लियस ऊपर की ओर होगा, एक न्यूक्लियस नीचे की ओर होगा। एक सेल है, इसको डिवाइड करना है। इसके अंदर यहाँ पे क्या भरा हुआ है? साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, और साइटोप्लाज्म को दो भाग में डिवाइड करना है। यहाँ सेल को काट देना है। कैसे कटेगी? सबसे पहला स्टेप क्या होगा? इसमें जितने भी माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे, माइक्रोफिलामेंट होंगे, वो आकर सेंटर में अरेंज होना शुरू हो जाएंगे। सेंटर वाले पार्ट पे बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट अरेंज हो जाएंगे। देख सकते हो, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स आर अरेंज इन द सेंटर। सेंटर में बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स आकर अरेंज हो गए। कौन से पार्ट पर? इक्वेटर वाले पार्ट पर। और एक डायग्राम बना दिए ये माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट मिलकर, इसे बोलेंगे मिड बॉडी बन गई। मिड बॉडी किससे बनी हुई है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से। किससे? माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट से। अब क्या होगा? देखो एक न्यूक्लियस ऊपर है, एक न्यूक्लियस नीचे है, और बीच में क्या है? मिड बॉडी बन गई। अब इस मिड बॉडी में कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, एक दूसरे को फिसलना शुरू कर देंगे, और इनके फिसलने की वजह से एक रिंग बनेगी। और उस रिंग का रिंग कैसी होगी? एक रिंग होगी, जो देखोगे यहां पर कैसी रिंग बनेगी, बनाकर दिखाते हैं। देखो ये रिंग बनना शुरू हो गई। ये आपका, ये बीच में गैप नहीं बनाना है, ये आपकी मेम्ब्रेन है और मिड बॉडी थी। मिड बॉडी की वजह से एक रिंग बनना स्टार्ट हो गई। देखो यहाँ पे दरार आ गई, यहाँ पर इतना जगह साफ हो गया इस कॉर्नर से, और इस कॉर्नर में भी इतना जगह आपका साफ सुथरा हो गया। देख सकते हो, यहां से पिचकना शुरू हो गया, यहां से फटना शुरू हो गया, दरार आ गई, इसे फुर्रो बोलेंगे, फुर्रो बनी, और एक रिंग का जैसा स्ट्रक्चर हुआ, एक दूसरे के ऊपर रिंग बना लिए हैं। इसको कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग के नाम से जानेंगे। तो ये कौन सी रिंग है? कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग। और ये कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग की वजह से ये दरार आ रही है इस किनारे, इस तरह से फटना शुरू हो गया। इस रिंग को इसको बोलेंगे फुर्रो का फॉर्मेशन हो गया। फुर्रो फॉर्मेशन हो गया, और ये फुर्रो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, समय के साथ और अंदर गहरा होता जाएगा, डीप अंदर घुसता जाएगा, घुसता जाएगा, घुसता जाएगा, इस किनारे से भी और इस किनारे से भी। और कुछ समय के बाद एक सेल से दो सेल पैदा हो जाएंगी। इसके अंदर अपना न्यूक्लियस, इसके अंदर अपना न्यूक्लियस, इस तरह दो सेल डिवाइड हो जाएंगी, और इस प्रोसेस को बोलेंगे साइटोकाइनेसिस हुआ। साइटोकाइनेसिस प्लांट में, एनिमल में पढ़ लिया हमने। एनिमल में साइटोकाइनेसिस किस प्रोसेस शुरू होता है? कॉन्ट्रैक्शन एंड फुर्रो फॉर्मेशन, दो प्रोसेस होती है, कॉन्ट्रैक्शन होगा और फुर्रो फॉर्मेशन होगा। इस काम में मदद कौन करेगी? मिड बॉडी। मिड बॉडी किससे बनी होती है? माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट से। इतना सा बात हमने पढ़ा, ये पूरा था साइटोकाइनेसिस इन एनिमल। अब प्लांट में साइटोकाइनेसिस कैसे होती है, अब ये पढ़ना है। तो प्लांट में साइटोकाइनेसिस थोड़ा डिफरेंट होती है।
उसमें कैसे होती है वो हम आपको अब बताते हैं, जल्दी से ध्यान से देखेंगे। प्लांट में साइटोकाइनेसिस कैसे होती है उसका पढ़ लेते हैं। टेंशन नहीं लेना, साइटोकाइनेसिस थोड़ा सा हार्ड है लेकिन उतना भी नहीं। मिड बॉडी याद रखना, कॉन्ट्रेक्शन याद रखना, फुर्रो फॉर्मेशन याद रखना, ये 3-4 वर्ड याद करने से कुल। अब साइटोकाइनेसिस इन प्लांट की सेल में सबसे बाहर में सेल वॉल होता है, और सेल वॉल होने की वजह से उसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो सकता, वैसे पिचक नहीं सकती बीच से, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग नहीं बन सकती, फुर्रो फॉर्मेशन नहीं हो सकता, क्योंकि इस प्लांट के बाहर में रिजिड सेल वॉल होता है। इसमें रिजिड सेल वॉल नहीं था एनिमल की सेल में, इसलिए एनिमल की सेल ने फुर्रो फॉर्मेशन करके काम चला लिया। लेकिन प्लांट की सेल में रिजिड सेल वॉल होने की वजह से उसमें फुर्रो फॉर्मेशन और कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो सकता, तो उसमें सेल डिवीजन करने का तरीका, साइटोकाइनेसिस करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। प्लांट सेल डिवीजन करने के लिए क्या करते हैं, सेल प्लेट का फॉर्मेशन करते हैं। यहां पर सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, सेल प्लेट का फॉर्मेशन करते हैं, और इस सेल प्लेट की मदद से सेल डिवीजन होता है। याद रखिएगा, प्लांट में सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि प्लांट की चारों तरफ रिजिड सेल वॉल होती है, बड़ी हार्ड वाली। तरीका क्या है, इसमें प्लांट की सेल में जितने भी गोल्जी बॉडी होंगे वो सारे के सारे गोल्जी बॉडी आकर अरेंज हो जाएंगे। कहां पर, इक्वेटर में सारे गोल्जी बॉडी बीच में आ जाएंगे और उसे फ्रेगमोप्लास्ट के नाम से जानेंगे। फिर क्या होगा, तो देखो क्या होगा, पहला तरीका क्या होगा, ऑल या मेनी कह दो, ऑल क्यों बोलो, मेनी गोल्जी बॉडी पढ़े हो ना आप लोग, गोल्जी एपेटस, गोल्जी बॉडी जो कहते हो, मेनी गोल्जी बॉडी अरेंज इन द इक्वेटर। सारे गोल्जी बॉडी आकर बीच में इकट्ठे होने लगेंगे, इक्वेटर में आकर अरेंज हो जाएंगे, और उन्हें किस नाम से जानेंगे, फ्रेगमोप्लास्ट के नाम से जानेंगे, नोन एज फ्रेगमोप्लास्ट। फ्रेगमेंटेशन करने का काम कर रहे हैं इसलिए फ्रेगमोप्लास्ट बोलते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट के नाम से जानेंगे। और अब देखेंगे उस फ्रेगमोप्लास्ट में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भी आप क्या आने शुरू हो जाएंगे, फ्रेगमेंट्स ऑफ स्पिंडल फाइबर टुकड़े टुकड़े जो हुए थे वो भी आना शुरू हो जाएंगे, और ये सब भी आकर जुड़ जाएंगे। तो फ्रेगमोप्लास्ट में अब और कौन आ जाएगा, अब और आना शुरू कर देंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आने लगेगा। यहाँ पर गोल्जी बॉडी पहले से था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आ गया। स्पिंडल फाइबर के टुकड़े जो भी थे, स्पिंडल फाइबर जब टूटा था उसके टुकड़े हैं, स्पिंडल फाइबर के टुकड़े फ्रेगमेंट, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फ्रेगमेंट्स, और तीसरा कौन था, गोल्जी बॉडी पहले से ही था, प्लस गोल्जी बॉडी, ये तीनों मिल जाएंगे तो इसे क्या बोलेंगे, सेल प्लेट के नाम से जानेंगे। इन तीनों के एक साथ कहते हैं सेल प्लेट। तो सेल प्लेट किससे बना होता है, कोई पूछेगा, 3 चीजों से, गोल्जी बॉडी प्लस आपका और क्या होता है गोल्जी बॉडी के अलावा, स्पिंडल फाइबर के फ्रेगमेंट्स, और आपके तीसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में